Hi guys, welcome to Dental Box. Today we are going to discuss the drug as we are doing the drug series, that is Flagyl. The generic name of this Flagyl is metronidazole. Right? First of all, we're going to discuss that in which different disease we take this Flagyl, and then we are going to discuss that what is the use of Flagyl in dentistry. राइट पहले हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि फ्लैजिल है क्या है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इंडिकेशंस क्या है ओवरऑल हमारी. ठीक है, हम डेंटिस्ट्री की बात नहीं करें, ओवरऑल बात करेंगे. ठीक है, कहाँ कहाँ ये ब्रॉडली यूज़ होती है. ठीक है, इसकी किन बैक्टीरियाज के अगेंस्ट ही इफेक्टिव होता है और किस किस फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, ये सारी देख के फिर हम एक डेंटिस्ट्री के रिलेटेड स्पेशल सी एक वो कर लेंगे कि डेंटिस्ट्री में ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है. ठीक हो गया. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Okay, Flagyl, it is the brand name, right? It is the brand name. Generic name is metronidazole. This is the generic name, right? It is effective against, it is used as antibacterial. It kills the bacteria and anti-protozoal, right? Antibacterial. It is effective against anaerobic bacteria, anaerobic ones, right, that do not need oxygen, such type of bacteria, right? Anti-protozoal इनकी सीरीज में आ जाता है Trichomonas, Amoebiasis, GRDSs and ETC, राइट. ये हमने इसकी थोड़ी सी वो देख ली. अब जब हमें पता है कि ये एंटी बैक्टीरियल है, एनारोबिक के अगेंस्ट इफेक्टिव है और एंटी प्रोटोजोल है, तो जिस हम डिजीज़ में देखेंगे कि ये वाली बैक्टीरियाज हैं और ये वाले प्रोटोजोल्स हैं, तो हम उसमें ये दे देंगे. ठीक है, अब इसकी हम अवेलेबिलिटी देख लेते हैं. अवेलेबिलिटी, इट इज़ अवेलेबल ओरली, parenterally, and it can also be applied topically, right? Then comes the mechanism of action. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका है कि ये जो है ना वो डीएनए को डिसरप्ट करके ना डीएनए को पे जाके अटैक करती है और फिर उस ससेप्टेबल ऑर्गेनिज्म को डैमेज करती है, राइट? डीएनए को अफेक्ट करती है. अटैक्स ससेप्टेबल ऑर्गेनिज्म के डीएनए को अटैक करती है. अब उस ऑर्गेनिज्म में हमें पाता है हमारे पास आ जाते हैं प्रोटोजोल्स और एंटी एनारोबिक बैक्टीरियाज, उनको जाके अटैक करती है और उनकी फिर सर्वाइवल को मुश्किल कर देती हैं. ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इसमें ना ये हम कॉमनली किस किस में देते हैं. इसके हम इंडिकेशंस देख लेते हैं फ्लैजिल की. ठीक है, फ्लैजिल की इंडिकेशन सबसे पहले कि हमारी डेंटिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है. इसकी हम लोग जो है ना डिटेल वो हम लोग डेंटिस्ट्री की डिटेल हम बाद में कर लेंगे. ठीक है, ओरल उसमें डेंटल इन्फेक्शन में हम इसको देते हैं. अमीबियासिस में इसको हम देते हैं. जितने भी हमारे पास एनारोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं ना उसमें हम इनको देते हैं. डाइजेंट्री में इसको हम देते हैं और प्रोटोजोल इन्फेक्शंस में. ठीक हो गया. ये तो हम लोगों ने जब उसकी नेचर देखी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, तो हमें समझ आ गए थे किन किस में यूज़ होगा. ठीक है, ये इसके हम लोगों ने देख लिया इंडिकेशंस. ठीक है, अब इसके हम थोड़ी सी हम बिल्कुल बेसिक्स इसका करें. हमने ज़्यादा डेंटिस्ट्री को फोकस करने के ओरल हाइजीन ओरली हम इसको किस किस चीज़ में यूज़ करते हैं ना डेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट ओरली बट डेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको किस किस में डिस्कस करते हैं. इसके हम लोग कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है. ठीक है, ये आप लोगों ने देखनी है. ये हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग मदर में नहीं देना, हम लोगों ने इसको ब्रेस्ट फीडिंग मदर में इसको हम लोगों ने नहीं देना. इसको हम लोगों ने प्रेगनेंसी में भी नहीं देना. इसको हम लोगों ने लिवर, जिन पेशेंट्स का लिवर डैमेज है उसमें भी नहीं देना. क्योंकि ये लिवर से मेटाबोलाइज होता है. ठीक हो गया. उसके बाद हाइपर सेंसिटिविटी के पेशेंट में नहीं देना, इसलिए हिस्ट्री हर पेशेंट में लेना बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, ब्लड डिस्कैरेसिस के पेशेंट में भी नहीं देना, राइट?
और CNS डिसऑर्डर के पेशेंट में भी नहीं देना। CNS डिसऑर्डर के पेशेंट में हम लोगों ने इसको नहीं देना। ये सारे हाई रिस्क ग्रुप्स और कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, ठीक है। अब जो कॉमनली अवेलेबल किस फॉर्म में होती है, एक तो हम लोगों ने फ्लैजल देख लिया इस फॉर्म में, और एक इसका मेरे ख्याल से क्लिंट के नाम से बहुत कॉमनली अवेलेबल होती है। ज़्यादा जो इसका चलता है ना ब्रांड नेम, वो फ्लैजल ही चलता है हमारे पास, ठीक है। ये हम लोगों ने इसकी बेसिक्स देख ली। अब हम लोग देखते हैं डेंटिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, राइट। फ्लैजल एंड डेंटल इश्यूज हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। डेंटिस्ट्री में अब हमने देखना है कि देखा था हमने है तो ये ऐसा ड्रग जो कि एनारोबिक बैक्टीरियाज पे अफेक्ट करता है। तो एनारोबिक बैक्टीरियाज हमारे पास कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक है। ये हम जो एप्सेस बनता है, एप्सेस डेंटल एप्सेस, उसमें एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। कौन से कंडीशन जो एक्यूट डेंटल इन्फेक्शंस होते हैं उसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजोवाइटिस में भी ये बैक्टीरिया होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको एंडो में भी यूज़ करते हैं क्योंकि रूट कनाल के अंदर भी वही बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। पेरिडोंटल इन्फेक्शंस में जो ब्रॉडली क्लासीफाई कर लें, पेरिडोंटल इन्फेक्शंस में भी हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इस पेरिडोंटाइटिस और ANUG हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर लिया, ठीक है। ये वो है हमारे पास डिफरेंट डिजीज़ और डिफरेंट कंडीशंस जिसमें हम फ्लैजल को मोस्ट वाइडली यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इन सब में फ्लैजल कैसे अपना एक्शन करती है, इन सब में ना ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है। पहले तो वो बैक्टीरिया की जो है ना उसको एलिमिनेट करती है और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है। इस तरह से इसका अगर हम देखें, एलिमिनेट करती है एनारोबिक बैक्टीरिया को, ठीक है, और रिड्यूस करती है इन्फ्लेमेशन को, ठीक है। ये सारी कंडीशन में एनारोबिक बैक्टीरिया हमारे पास होते हैं, उसके अंदर सब ये ऐसे फिर एक्ट करती है, ठीक है। इसकी मैं डिफरेंट पिक्चर्स भी अटैच करूँगी, फिर उसके अकॉर्डिंग थोड़ा हमें अच्छा समझ आ जाएगा कि एप्सेस क्या होता है, लोकलाइज जो कंडीशन होती है, एक्यूट डेंटल इन्फेक्शंस कौन कौन से हो जाते हैं, ANUG की क्या कंडीशन होती है, कैरेक्टरिस्टिक क्या, कैसे ये हमें क्लिनिकली देख सकते हैं, हम इसको एंडोडोंटिक्स में कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, रूट कनाल के जो एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं उसकी जो है ना ग्रोथ को एलिमिनेट करता है, पेरिडोंटल इन्फेक्शंस की भी, ठीक हो गया। नाउ मूव टूवर्ड द डोजेज ऑफ फ्लैजल। अब हर इन सब कंडीशन में हम लोगों ने एक ही वो नहीं देनी, और डिफर करता है ये कंडीशन टू कंडीशन, केस टू केस का हमने कितनी उसको डोजेज देनी है और कितने टाइम के लिए देनी है, राइट। बच्चों में डिफरेंट होती है, इसकी बड़ों में डिफरेंट होती है, तो हम वो दोनों देख लेते हैं। इधर हम अब डोजेज देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या डोजेज देनी। डोजेज हम डिवाइड करते हैं एडल्ट्स में और न्यूनेट्स में। नॉर्मली हम देते हैं फ्लैजल 400 mg, ये नॉर्मली हम प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हम लोग जो रिकमेंडेड डोजेज है ना वो कैसी हैं। एडल्ट की होती है, पर ओरल होती है और IV होती है, ठीक है। डोजेज ये हमारे पास आ जाती है 30 mg पर kg। ये हमारे पास है IV की, और पर ओरल हमारे पास आ जाती है 500 to 2000 mg, ठीक है। ये हम लोगों ने देनी है 8 आर्ली, ठीक है। और ये हम लोगों ने पर ओरल देनी है, PO ओरली देनी है, और 5 to 10 डेज़ के लिए देनी है, ठीक है। ये हम लोगों ने IV देनी है, इसमें सिंगल डोज इज़ 30, राइट। यहाँ बस एडल्ट्स की आ जाती है। जो हमारे पास नियोनेट्स की आती है ना वो इस तरह से है कि हम लोग इसमें भी डिवाइड कर लेते हैं। हमारे पास IV इन्फ्यूजन होती है एक, ठीक है, और एक हमारे पास होती है पर ओरल। जो IV वाली उसमें सिंगल जो हमारे पास डोज है ना 7.5 mg पर kg, ये सिंगल डोज है, ये हम लोगों ने देनी है 8 आर्ली, ठीक हो गया। 8 आर्ली देनी है और इसके हम लोगों ने IV इन्फ्यूजन करवानी है। और जो पर ओरल है वो हम लोगों ने वो भी इतनी है 7.5 mg पर kg, ठीक है। और 8 आर्ली देनी है ये भी, और ये हम लोगों ने देनी है ओरल पर ओरल, ठीक है। ये जो रिकमेंडेड डोजेज है वो इस तरह से है फ्लैजल की, राइट।